तो एक बार बताओ आप लोग क्या है। रेस्ट प्रोसीजर बताया था ना, प्रीएम्बल पे से रार आता था, क्यों भेजा करते थे? प्रीएम्बल और रार आप क्यों भेजा थे लोगों ने? अपलिंक रिसोर्स के लिए। बिल्कुल सही बोला। अपलिंक रिसोर्स के लिए, वही है ना रैंडम एक्सेस प्रोसीजर वहां पे। रैश प्रोसीजर बोलो, रैंडम एक्सेस प्रोसीजर बोलो, सारा एक ही तो नाम है। तो अपलिंक रिसोर्स के लिए हम लोग करते थे रैश प्रोसीजर और रैंडम एक्सेस प्रोसीजर। ठीक उसी तरीके से यहाँ पर भी एसआर है, शेड्यूलिंग रिक्वेस्ट के लिए कर रहा है क्या? अपलिंक ग्रांट रिसोर्स के लिए। ठीक है, ये भी एसआर करता क्या है? अपलिंक ग्रांट रिसोर्स को रिक्वेस्ट करता है इनोडबी से। लेकिन दोनों को काम एक ही है, तो फिर क्यों ये एसआर क्यों आया? जब ये भी अपलिंक ग्रांट रिसोर्स मांग रहा है, ये भी अपलिंक ग्रांट रिसोर्स मांग रहा है, तो फिर ये दूसरा क्यों? हम लोग रैंडम एक्सेस प्रोसीजर से ही काम चला लेते हैं। बात यह है कि रैंडम एक्सेस प्रोसीजर मैंने आपको बताया था 6 कंडीशन। अभी पता नहीं आप लोगों को याद है कि नहीं याद है 6 कंडीशन। कब कब हम लोग रैंडम एक्सेस प्रोसीजर को स्टार्ट करते हैं, तो 6 के 6 आपका जो मैंने बताया था कंडीशन, वो याद रखिएगा। एक तो था आपका, जब आपका मोबाइल आइडियल मोड में था। जब आपका मोबाइल आइडियल मोड में है और यूई को कोई सर्विस चाहिए नेटवर्क से, तब वो क्या करता था? रैंडम एक्सेस प्रोसीजर को स्टार्ट करता था। लेकिन शेड्यूलिंग रिक्वेस्ट में क्या है? बोलता है कि हमारा मोबाइल ऑलरेडी कनेक्टेड मोड में है, आइडियल में नहीं है, यहाँ पर कनेक्टेड मोड में है। जब वो कनेक्टेड मोड में है, तो क्या हो रहा है कि वो सिर्फ डाउनलिंक का काम कर रहा है, अपलिंक का काम नहीं कर रहा। वो एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं, सिर्फ डाउनलिंक का काम कर रहा है। मतलब कि मैं यूट्यूब देख रहा हूं, बस यूट्यूब वीडियो में देख रहा हूं, कोई मैं अपलिंक में कुछ भी नहीं कर रहा हूं काम। तो उस केस में क्या होगा? हमारा तो मोबाइल कनेक्टेड मोड में है, मैं आराम से यूट्यूब वीडियो देख रहा हूं, लेकिन अब मन कर रहा है कि कुछ मैं अपलिंक में भी कुछ काम करूं, कुछ मैसेज वैसेज मैं भेजना चाहता हूं। तो इवन कि मेरा मोबाइल कनेक्टेड मोड में था, लेकिन यूई के पास कोई भी अपलिंक रिसोर्स नहीं था कुछ भेजने के लिए। तो उस केस में क्या करेगा? हमारा एसआर ट्रिगर होगा, शेड्यूलिंग रिक्वेस्ट को भेजा जाएगा उस समय शेड्यूलिंग रिक्वेस्ट आपको पहला प्रायोरिटी रखा जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए एसआर हम ट्रिगर कर रहे हैं, ठीक है, एसआर को ट्रिगर कर रहे हैं, लेकिन हमारा ई नोड भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है। इस केस में कनेक्टेड मोड में होते हुए भी हमारा ई नोड भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, मतलब इसको अपलिंक ग्रांट रिसोर्स नहीं दे रहा है। और इसका एक लिमिटेशन होता है, ठीक है, जिसका नाम है डीएसआर ट्रांसमैक्स करके एक आता है, एक पैरामीटर है। ये पैरामीटर कहता है कि आप मैक्सिमम कितना बार ट्राई करना चाहते हो। अगर डीएसआर ट्रांसमैक्स अगर हम पैरामीटर को फिक्स कर दें 10, तो इसका मतलब ये हुआ कि एसआर हम ट्रिगर करेंगे 10 बार। और 10 बार अगर हमारा अपलिंक ग्रांट रिसोर्स इनोड भी नहीं देता है, तो क्या करेगा? हमारा यूई रैंडम एक्सेस प्रोसीजर को स्टार्ट कर देगा। तो दूसरा कंडीशन वही था। अगर आपको याद होगा रैंडम एक्सेस प्रोसीजर का पहला कंडीशन, तो पहला था कि आइडियल मोड में हमारा मोबाइल रहेगा, तो क्या करेगा? अपलिंक ग्रांट रिसोर्स मांगेगा इनोड से। और दूसरा पॉइंट ये था कि अगर हमारा मोबाइल एसआर हमारा फेल कर जा रहा है, मतलब एसआर ट्रिगर होने के बाद भी अगर हमारा इनोड भी इसको रिसोर्स नहीं दे रहा है, तो उस केस में क्या करेगा? वो रैंडम एक्सेस प्रोसीजर को स्टार्ट करेगा। हर चीज को को रिलेट करोगे तो समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, करके देखते हैं क्या यहाँ बोलना चाहता है। तो पहला देखिए, शेड्यूलिंग रिक्वेस्ट इज यूज फॉर रिक्वेस्टिंग अपलिंक एससीएच रिसोर्स फॉर न्यू ट्रांसमिशन। कोई नया डेटा को ट्रांसमिट करना है, ठीक है, कोई नया डेटा को ट्रांसमिट करना है, तो क्या करेगा? ये अपलिंक ग्रांट रिसोर्स मांगेगा इनोड बी से। ठीक है, उसके लिए क्या करेगा? एसआर को
ट्रिगर करना पड़ेगा, ठीक है। और एसआर क्यों ट्रिगर कर रहा है? क्योंकि इसको रिपोर्ट करना है क्या, बीएसआर। मैंने आपको बताया था, अगर देखा जाए तो सबसे पहले क्या रिपोर्ट करते हैं हम लोग, बीएसआर को रिपोर्ट करते हैं। अगर मैं कॉल फ्लो बताऊं तो देखिए, पहले मेरा क्या होता है, यूई होता है, फिर हमारा एक इनोड भी होता है। हमारा यूई ऑलरेडी कनेक्टेड मोड में है। जब कनेक्टेड मोड में होगा तो डायरेक्टली क्या भेजेगा, वो एसआर भेजेगा। एसआर बोले तो शेड्यूलिंग रिक्वेस्ट भेजेगा। जैसे ही शेड्यूलिंग रिक्वेस्ट भेजेगा तो क्या होगा, अब इनोड भी इसको अपलिंक ग्रांट रिसोर्स दे देगा, जो कि डीसीआई के फॉर्मेट में देगा। वो फॉर्मेट क्या है, डीसीआई 0 है। जैसे ही इसको डीसीआई 0 मिला, डीसीआई 0 का मतलब क्या हुआ, अपलिंक ग्रांट मिल गया इसको, अपलिंक ग्रांट रिसोर्स मिल गया, ठीक है। अपलिंक ग्रांट रिसोर्स इसको मिल गया। कौन दिया, इनोड भी ने दिया यूई को। अब यूई क्या करेगा, अब यूई क्या करेगा, यूई के बफर में कोई मैसेज पड़ा हुआ है। क्या मैसेज पड़ा हुआ है, हेलो। कहां पे, आरएलसी के बफर में। तो यूई के मैक ने एसआर को ट्रिगर किया। ये हेलो मैसेज कहां पेंडिंग है हमारा, आरएलसी के बफर में। यूई के मैक लेयर क्या किया, एसआर को ट्रिगर किया, बोला कि मेरे को अपलिंक ग्रांट रिसोर्स चाहिए। इनोड भी ने इसको अपलिंक ग्रांट रिसोर्स दिया, किसके अंदर, डीसीआई 0 के अंदर। यूई ने डीसीआई 0 को रीड किया, और क्या हुआ, अब इसने क्या किया, यूई ने अपना बीएसआर को रिपोर्ट करेगा, बफर स्टेटस रिपोर्ट। कौन सा बीएसआर, ये हेलो मैसेज छोटा सा मैसेज है, ऑब्वियस सी बात है कि कौन सा करेगा। हमने बीएसआर में देखा था ना, शॉर्ट बीएसआर, लॉन्ग बीएसआर, ट्रंकेटेड बीएसआर। तो ये मान के चलिए कि शॉर्ट बीएसआर इसने ट्रिगर किया, ठीक है। ये शॉर्ट बीएसआर ट्रिगर किया। तो अब शॉर्ट बीएसआर जैसे ही ट्रिगर करेगा तो क्या करेगा, अब इनोड भी फिर से इसको क्या करेगा, डीसीआई 0 देगा। क्या देगा, डीसीआई 0 देगा। अब समझ जाएगा कि अच्छा मेरे इसको शॉर्ट बीएसआर चाहिए, और उसमें डाल देगा कि कितना बाइट का इसको रिसोर्स चाहिए। याद है ना, 6 बिट का होता है। 6 बिट से क्या होता है, एक्सप्लेन करता है कि हमारे बफर में कितना डेटा पेंडिंग है। उससे क्या करेगा, वो डाल देगा, और डीसीआई 0 दोबारा से क्या करेगा, इनोड भी यूई को देगा। उसके बाद हमारा जो भी आपका हेलो मैसेज है किसके ऊपर जाएगा, PUSCH-PRV पे जाएगा। PUSCH-PRV क्या है, यही तो आपका है अपलिंक ग्रांट रिसोर्स, है ना। यही तो है आपका अपलिंक ग्रांट रिसोर्स, PUSCH-PRV। और इसके ऊपर आपका हेलो मैसेज चला जाएगा इनोड भी के पास। तो ये हो गया आपका एक कॉल फ्लो, और ये पूछता है इंटरव्यू में। तो ड्रॉ कर लीजिए अपने कॉपी में, ठीक है। तो स्नैपशॉट लेना तो स्नैपशॉट ले लो। ये पूछता है आपका, ये वाला चीज़ मैं बताऊंगा अभी नैस लेयर पे। नैस लेयर पे सब कॉल फ्लो में बताऊंगा दोबारा से, कैसे कैसे हमारा नैस प्रोटोकॉल लेयर काम करता है, किस कंडीशन में क्या होता है। तो वही चीज़ कर रहा है। व्हेन एन एसआर इज ट्रिगर्ड व्हेन यूई डोंट हैव रिसोर्स टू सेंड बीएसआर रिपोर्ट। एसआर कब ट्रिगर हो रहा है, जब हमारे यूई के पास बीएसआर रिपोर्ट करने के लिए भी उसके पास रिसोर्स नहीं है तब। तो मैक हैज टू सेंड 1 बिट एसआर। ये कितने बिट का होता है एसआर, 1 बिट का होता है। और कौन से चैनल पे भेजेंगे हम लोग, PUSCH चैनल पे भेजते हैं, ठीक है। इफ एन एसआर इज ट्रिगर्ड देयर इज नो अदर एसआर पेंडिंग, द यूई शैल सेट द एसआर काउंटर टू 0। देखिए एसआर काउंटर टू 0 मतलब ये कहना चाह रहा है कि ये एक पैरामीटर है, और जब भी हमारा एसआर फर्स्ट टाइम ट्रिगर होगा तो काउंटर कहाँ से स्टार्ट होता है, एसआर 0 से स्टार्ट होगा। फर्स्ट टाइम ट्रिगर किया, इनोड ने उसको कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, तो क्या होगा, दोबारा क्या करेगा, वो यूई एसआर को ट्रिगर करेगा। तो एसआर काउंटर क्या हो जाएगा, इंक्रीज करके 1 हो जाएगा। इनोड ने फिर से रिस्पॉन्स नहीं दिया सपोज करो, तो क्या करेगा, फिर से वो एसआर को ट्रिगर करेगा, और इस पर क्या हो जाएगा, एसआर काउंटर 2 हो जाएगा। तो इस तरीके से बढ़ते चला जाएगा। कब तक बढ़ेगा, जब तक वो ये कंडीशन मीट ना कर जाए, इसका डीएसआर ट्रांसमैक्स का। जैसे कि मैंने बताया, डीएसआर ट्रांसमैक्स क्या है, मैक्सिमम ट्रांसमिशन है आपका, डेडिकेटेड शेड्यूलिंग रिक्वेस्ट मैक्सिमम ट्रांसमिशन। अगर मैंने 10 फिट कर दिया तो 10 तक ये चलेगा आपका, तो 5 कर दिया तो 5 तक चलेगा। ये मतलब हुआ।
If an SR is triggered, there is no other SR pending, then UV will set the SR counter to 0. ठीक है, as long as one SR is pending, if no uplink SCH resource is available for a transmission in this TTI, ठीक है, अगर SR अगर ट्रिगर हो चुका है ऑलरेडी हमारा और उसके बाद भी हमारा ई नोड भी कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, उस दौरान तो क्या करेगा, उस दौरान क्या करेगा, वो इनिशिएट कर देगा क्या, रैंडम एक्सेस प्रोसीजर को स्टार्ट कर देगा। क्यों? जब वो कंडीशन को मीट कर जाएगा, डीएसआर ट्रांसमैक्स को लिमिट है 10 के 10 लिमिट क्रॉस कर जाएगा, तो एनी हाउ हेलो मैसेज तो जाना है। जो मैंने मैसेज को ट्रिगर कर दिया है, भेज दिया है, उसको तो कैसे भी भेजना है इसको। अब भेजेगा तो थोड़ा लेट से जाके या तो जल्दी जाएगा। आपने देखा भी होगा व्हाट्सएप पे कभी कभी टाइम लगता है मैसेज पहुंचने में, है ना। कभी कभी आपने देखा भी होगा हेलो मैसेज पहुंचने में टाइम लगता होगा। तो क्यों होता है डिले? हो सकता है कि उस समय यूई ई नोड बी से रिसोर्स मांग रहा है, लेकिन ई नोड बी रिस्पॉन्स नहीं दे रहा होगा। तो उस समय क्या किया होगा, यूई हमारा रैंडम एक्सेस प्रोसीजर को स्टार्ट किया होगा, ठीक है, और कैंसिल कर देगा। जितना भी पेंडिंग है सारे को कैंसिल कर देगा। तो इस केस में क्या करेगा, वो रैंडम एक्सेस प्रोसीजर को स्टार्ट कर देगा। ठीक है, अब बोल रहा क्या, इफ द यूई हैज अ वैलिड क्यू सीसीएस रिसोर्स फॉर एसआर कॉन्फ़िगर्ड फॉर दिस टीटीआई एंड दिस टीटीआई इज नॉट अ पार्ट ऑफ ए मेजरमेंट गैप। क्योंकि इस लाइन का मतलब क्या हुआ, इस लाइन बहुत बड़ा चीज़ बोल गया है। ठीक है, मेजरमेंट गैप अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है। अब मेजरमेंट गैप होता है क्या, मैं एक लाइन में बता देना चाहता हूँ, बाकी चीज़ मैं आरआरसी लेयर पे बताऊँगा। लेकिन मेजरमेंट गैप होता क्या है, जैसे कि हमारा यूई एक सर्विंग सेल से कनेक्टेड है, ठीक है, ये आपका सर्विंग सेल हो गया, ये आपका एक टारगेट सेल में बना देता हूँ, ठीक है। जब हमारा यूई सर्विंग सेल से कनेक्टेड है तो क्या कर रहा है, इसी का मेजरमेंट ले रहा हो, है ना। लेकिन साथ साथ में देखोगे यूई आपका ई नोड बी का भी मेजरमेंट लेते रहता है। आपने देखा होगा ड्राइव टेस्ट करते समय आपका नेबर का भी आरएसआरपी बताता है। तो ये नेबर का आरएसआरपी कैसे बता रहा है, बताइए, ये नेबर का आरएसआरपी कैसे बता रहा है? इसका मतलब ये हुआ कि यूई हमारा इससे भी कनेक्ट हो रहा है और कनेक्ट होकर क्या कर रहा है, इसका सिग्नल स्ट्रेंथ, इसका सिग्नल क्वालिटी मेजर करके वापस आ जा रहा है। तो ये पूरा काम करने में कितना टाइम लग रहा है, पूरा को प्रोसेस करने में 6 मिलीसेकंड। का मतलब ये हुआ कि हमारा यूई सर्विंग से डिस्कनेक्ट होता है और नेबर से कनेक्ट होता है। नेबर से कनेक्ट होकर 6 मिलीसेकंड के अंदर वापस आता है उसका सिग्नल स्ट्रेंथ और क्वालिटी को मेजर करने पे। तो क्या ये कंटिन्यूसली आरएसआरपी जो आपका नेबर का फ्लक्चुएट करता है, क्या वो बार बार वो रीड कर रहा है? आंसर है यस। हमारा अगर मेजरमेंट गैप ऑफसेट एक पैरामीटर होता है जो मैं आपको आरआरसी लेयर पे बताऊंगा, उसमें आप देखना 40 मिलीसेकंड पे या 80 मिलीसेकंड का एक गैप होता है। इस दौरान क्या करता है हमारा यूई सर्विंग से डिस्कनेक्ट होकर नेबर से जाके कनेक्ट होता है और उसका सिग्नल स्ट्रेंथ और क्वालिटी को रीड करते हुए वापस आता है। वही डिस्प्ले करता है नेबर का आरएसआरपी और आरएसआरपी। आपने देखा है ना जी ड्राइव करते समय? हाँ सर। हाँ जी, यस सर, यस सर। समझ में आया कैसे वो अब कर रहा है? तो मेजरमेंट गैप वही होता है। तो यही कहना चाह रहा है कि जब ये काम ट्रिगर करेगा ना, तो वो उस समय मेजरमेंट गैप ना करे। मेजरमेंट गैप ना करे मतलब नेबर से जाके कनेक्ट ना हो जाए। वो मैं यहाँ पर ट्रिगर कर रहा हूँ ऐसा, और पता चला यूई सर्विंग से ना कनेक्ट होकर नेबर से कनेक्ट होकर चला गया। 6 मिलीसेकंड उसके लिए बहुत बड़ा बात है भाई। 6 मिलीसेकंड उसके लिए बहुत बड़ी बात है। 6 मिलीसेकंड में होता क्या, इसका भी अब इसको कैटेगराइज में कर दूंगा। 0.5 मिलीसेकंड लगता है कनेक्ट होने में, 0.5 मिलीसेकंड लगता है डिसकनेक्ट होने में, ठीक है, और 5 मिलीसेकंड लगता है उसको डिकोड करने में, उसका आरएसआरपी और आरएसआरपी नेबर का। अब क्वेश्चन इंटरव्यूअर यहाँ पर पूछेगा आपसे, मान लीजिए कि आपका नेबर से कनेक्ट होकर रीड करने गया था आरएसआरपी और आरएसआरपी और वो वापस ही नहीं आ पाया, तो क्या होगा? तो क्या वो नेबर से कनेक्ट हो जाएगा परमानेंट? क्या होगा बताइए?
सर नेबर से नेबर कैसे? से नहीं सर, नेबर से कनेक्ट कनेक्ट तो नहीं होगा। हाँ नहीं सर, नहीं होगा नेबर से कनेक्ट परमानेंट। जब इस पे लिखा हुआ है 6 मिली सेकंड तक का है तो हाँ, तो 6 मिली सेकेंड है तो क्या करेगा इस समय? मान लीजिए कि वो मतलब वापस आना भूल गया, या उसको पता ही नहीं चला कि मेरे को कहाँ जाना है, हो सकता है ना जी। ये सवाल है, इंटरव्यू में पूछा गया है, मैं अपने मर्जी से नहीं पूछ रहा हूँ आपसे। हो सकता है कि यूई नेबर से कनेक्ट हुआ 6 मिली सेकेंड के लिए, वापस आना भूल गया या नहीं आ पाया, कनेक्ट ही नहीं हो पा रहा सर्विंग से। आप लोग जब यूई सर्विंग से कनेक्ट नहीं होगा तो आरएलएफ मार देगा, रेडियो लिंक फेलियर, और फिर से क्या करेगा हमारा यूई? रैंडम एक्सेस प्रोसीजर को स्टार्ट कर देगा। उस समय क्या भेजेगा मैसेज? आरआरसी कनेक्शन रीएस्टैब्लिशमेंट। सुना होगा टेम्स पे जो भी काम किए होंगे बंदे, आरआरसी कनेक्शन रीएस्टैब्लिशमेंट मारता वहां पर। चलिए, बहुत डिटेल्स में मैंने आपको नहीं बताया, इसको बाद में बात करेंगे, ठीक है। मेजरमेंट गैप एक वर्ड है, मैंने बोला एक लाइन में है, लेकिन है लंबा टॉपिक इसके बारे में। इसमें बहुत सारी चीज़ें आते हैं जो सारे के सारे आपको मैं आरआरसी लेयर को बताऊँगा। तो ये समझ में आ गया, टीटीआई इज नॉट अ पार्ट ऑफ ए मेजरमेंट गैप। उस समय वो मेजरमेंट गैप नहीं करेगा। कब? जब हमारा यूई ट्रिगर कर रहा होगा एसआर। तो ये चीज़ें हमारा है। इफ एसआर काउंटर इज लेस देन टीएसआर ट्रांसमैक्स, इंक्रीमेंट करो, हर वक्त इंक्रीमेंट करो एसआर काउंटर को एक एक से, ठीक है। और एसआर ट्रिगर करने वाला कौन है? फिजिकल लेयर। देखा जाए तो एसआर अब फिजिकल लेयर का पार्ट है, लेकिन इसको कंट्रोल करने वाला कौन है? मैक लेयर। इसलिए हम लोग मैक। और जब भी एसआर को ट्रिगर करते हो तो कौन से चैनल पे भेज रहे हो? PUCCH चैनल पे भेज रहे हो। कौन सा रिसोर्स पे भेज रहे हो? PUCCH रिसोर्स पे भेज रहे हो, ठीक है। Else notify RRC to release PUCCH SRS, clear any configured downlink assignments and uplink grants, initiate a random access procedure, cancel all pending SR। अब ये कहना चाह रहा है क्या? अगर तुम्हारा SR सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा है तो सबसे पहले तो रिलीज कर दो किसको? PUCCH रिसोर्स को रिलीज करो, SRS को रिलीज करो, और साथ साथ में जो भी कॉन्फ़िगर किए थे SR को ट्रिगर करने के लिए सारे चीज़ को क्या करो? रिलीज करो। अब मैं स्टार्ट करने वाला हूँ रैंडम एक्सेस प्रोसीजर। मतलब रैंडम एक्सेस प्रोसीजर जब यूई स्टार्ट करेगा तो सारा जो SR को ट्रिगर किया था उस प्रोसेस को पूरा कैंसिल करना पड़ेगा उसको। एक बार में दो प्रोसेस नहीं चलाएगा वो। पता चला SR भी क्यू में लगा हुआ है और रैंडम एक्सेस प्रोसीजर भी क्यू में लगा हुआ है, ऐसा नहीं होता है। दोनों में से एक ही काम होगा। तो यूई अब देख लिया कि मैंने SR को ट्रिगर किया, लेकिन इनोड भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है। कितना बार ट्राई किया? 10 बार किया। तो क्या है, क्यू में था। अब उसको बोला कि नहीं, सारे को कैंसिल कर दो। कैंसिल करने के बाद अब इनिशिएट करेगा वो रैंडम एक्सेस प्रोसीजर। और अगर इसे कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो देखिए, कॉन्फ़िगरेशन में सबसे पहले क्या है? SR PUCCH रिसोर्स इंडेक्स है, जो कि हमारा 2048 से इंडेक्स आता है। ये टेबल बनता है, टेबल आपको दिख जाएगा गूगल पे भी। अगर आप इसका SR PUCCH रिसोर्स इंडेक्स का आप मारोगे ना गूगल पे सर्च, तो ये टेबल मिल जाएगा। उस टेबल में देखना आपका क्या क्या इन्फॉर्मेशन रहता है। तो ऐसा कोई इतना पूछता नहीं है इंटरव्यू में, तो उतना डिटेल्स में मैंने लिखा नहीं इस चीज़ को, लेकिन बस कैटेगराइज किया हुआ कि हाँ इतना से इतना रहेगा तो ये अपना यूई हमारा ट्रिगर करेगा, ऐसा कुछ है। SR कॉन्फ़िग इंडेक्स, इसका अगर देखा जाए तो हमारा 158 होता है। तो ये हमारा क्या पैरामीटर है, इसको आपको कॉन्फ़िगर करना है। तब जैसे SR पे आप टेस्टिंग करोगे आप, ठीक है, SR पे टेस्टिंग करोगे तो क्या करोगे? पहले PUCCH रिसोर्स इंडेक्स को एक कोई नंबर दे दो, किसमें से? इनमें से, ठीक है। और आपको पता लग जाएगा कि SR PUCCH रिसोर्स इंडेक्स क्या करने वाला है। यहाँ पर SR को ट्रिगर कर रहा है। DSR ट्रांसमैक्स कितने बार ट्राई करना चाहते हो? 4 बार, तो 4 कर दो। 8 बार तो 8 कर दो। 16 बार तो 16 कर दो। इस तरीके से आपको कॉन्फ़िगर कर देना है। स्पेयर लिखा हुआ है, स्पेयर का मतलब क्या हुआ? अभी बाकी है, मतलब फ्यूचर में इसका कोई नंबर हम लोग दे सकते हैं। अब बोल रहा है क्या, देखिए लास्ट में
अब कह रहा है कि एसआर अगर हम ट्रांसमिट कर रहे हैं और यूई हमारा एसआर को ट्रिगर कर रहा है, लेकिन इनोड भी इसका रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, तो उसका रीजन क्या हो सकता है? ये सवाल पूछता है इंटरव्यू में। क्या रीजन से हमारा इनोड भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है? कुछ ना कुछ तो रीजन होगा। तो हो सकता है कि हमारा जो यूई है खराब रेडियो कंडीशन में होगा, ठीक है, खराब रेडियो कंडीशन में होगा, या तो ये कारण हो सकता है। दूसरा, या तो रॉन्ग कॉन्फ़िगरेशन होगा। अगर आपने रॉन्ग कॉन्फ़िगरेशन कर दोगे तो क्या होगा? आपका एसआर ट्रिगर नहीं होगा। तो यूई हो सकता है कि जो कॉन्फ़िगर कर रहा है, यूई को कॉन्फ़िगर करने वाला कौन है? आरआरसी लेयर। तो आरआरसी लेयर में फिर से हम लोग देखेंगे कैसे कॉन्फ़िगर होता है। अगर ये आरआरसी लेयर रॉन्गली कॉन्फ़िगर करता है एसआर को, तो क्या होगा? हमारा एसआर पहुंचेगा ही नहीं, उसका इनोड भी उसका रिस्पॉन्स देगा ही नहीं, ठीक है। या तो खराब कवरेज हो या हैंडओवर का सिचुएशन हो। यूई हैंडओवर दे रहा है और वो क्या कर रहा है? एसआर को ट्रिगर कर रहा है, तो उस केस में भी आपका एसआर काम नहीं करेगा। तो ये 3 रीजन है जिसके कारण से एसआर काम नहीं करता है, और ये सवाल पूछा जाता है। सबको समझ में आ गया ये पूरा? हाँ सर। कोई क्वेश्चन, क्वेरी? सही, आपको समझ में आया? हाँ यस सर। ठीक है। अब आते हैं मैक हेडर पे। मैक हेडर क्या है? और DLSCH एंड ULSCH, मतलब डाउनलिंक शेयर्ड चैनल के लिए है और अपलिंक शेयर्ड चैनल के लिए है। तो देखते हैं हम लोग इसके बारे में। अब तो नीचे वाला देखते हैं। तो देखिए पहला बिट क्या है यहाँ पर? आर है। आर मतलब रिजर्व बिट। दूसरा बिट क्या है? आर है। आर का मतलब रिजर्व बिट। नेक्स्ट बिट क्या है? ई है। ई का मतलब एक्सटेंशन बिट। और मैंने आपको बताया था रार के डिजाइन में ई का मतलब क्या होता है? एक्सटेंशन बिट। क्या है एक्सटेंशन बिट? याद है आप लोग को? यस सर। क्या है बताइए? वो सर, इफ ए इक्वल टू 1 नेक्स्ट सब हेडर रिप्रेजेंट। हाँ, अगर ई आपका 1 है तो सब हेडर तो मतलब कि रिप्रेजेंट, नेक्स्ट सब हेडर प्रेजेंट है। ई इक्वल टू 0 है तो ये आपका लास्ट सब हेडर रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर आगे आपका LCID, ठीक है। LCID कितने बिट का है? अगर मेरा ये 1 बिट का हुआ, ये 1 बिट का है, ये 1 बिट का है, तो 3 बिट तो कंज्यूम हो गया। 5 बिट का, 5 बिट का हो गया, क्योंकि टोटल हमारा 8 बिट का होता है, 5 बिट रह गया। तो LCID 5 बिट है। तो पॉसिबल वैल्यू क्या है इसका? 2 to the power पॉसिबल वैल्यू क्या है इसका? 2 to the power 5 से लेकर 1 to 31, यस सर, है? यस सर, यस तो सर। 0 क्या क्या है वो एक एक करके हम लोग देखेंगे डिटेल्स में। फिर क्या है यहाँ पर? एफ का मतलब क्या हुआ? फॉर्मेट फील्ड, ठीक है। ये बताता है कि आपका लेंथ फील्ड क्या है, साइज क्या है लेंथ का, मतलब कि आपका डेटा का लेंथ क्या रहेगा वो बताएगा। तो यहाँ अगर देखा जाए, अगर आपका लेंथ 7 बिट का है तो पॉसिबल वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 से लेकर 127 तक आ जाएगा, है ना? यस यस। तो 0 से लेकर 127, अगर 127 बाइट से अगर आपका डेटा लेस देन है तो आपका फॉर्मेट फील्ड हमेशा 0 रहेगा। क्या रहेगा? 0 रहेगा। अगर आपका फॉर्मेट फील्ड 1 है, f इक्वल टू 1 है, तो आपका साइज जो होगा डेटा का वो क्या हो जाएगा? 15 बिट्स का हो जाएगा। ये 7 बिट, तो ये 8 बिट, मतलब 2 to power 15 हो जाएगा। तो समझ लीजिए 2 to power 15 कितना आता है, लगभग लास्ट में आएगा, इसी करीब आएगा। तो ये चीज़ें यहाँ पर बताना चाहता है। तो कोई भी डेटा को आप ट्रांसमिट करना चाहते हो, चाहे वो अपलिंक का डेटा हो, चाहे वो डाउनलिंक का डेटा हो, ठीक है, वो डेटा को आप यहाँ पर अटैच कीजिए। साथ साथ में अगर आप कोई भी मैक कंट्रोल एलिमेंट को भी भेजना चाहते हो तो वो भी चला जाएगा।
LCID क्या है, एक तरीके से वो मैक कंट्रोल एलिमेंट के बारे में वो बात बताना चाहता है। तो मैंने अब अगर आपको याद होगा मैक ऑपरेशन में क्या देखा था हम लोगों ने कि हमारा यूई का मैक कोई डेटा ट्रांसमिट कर रहा है, चाहे ई नोड बी का मैक कोई डेटा ट्रांसमिट कर रहा है, तो साथ साथ में वो क्या करता है, अपना खुद का मैक कंट्रोल एलिमेंट भी ऐड करके भेज सकता है। और हमने देखा है मैक कंट्रोल एलिमेंट कौन कौन से थे, है ना। हमने देखा है मैक कंट्रोल एलिमेंट DRX था जो कि ई नोड भी भेज रहा था। दूसरा क्या देखा था, BSR, शॉर्ट BSR, लॉन्ग BSR, ट्रंकेटेड BSR। 3 यहाँ पर हो गया। ये कौन भेजने वाला था, सारे के सारे यूई भेजने वाला था। 3 1 4। उसके बाद एक और देखा था हम लोगों ने PHR कौन भेज रहा था, वो भी यूई भेज रहा था। टोटल हमने 5 मैक कंट्रोल एलिमेंट अभी तक पढ़ाई कर चुके हैं। कुछ और बाकी है जो नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिखेगा, ठीक है। तो वो मैक कंट्रोल एलिमेंट कैसे जा रहा है, कैसे हम लोग बता रहे हैं दूसरे साइड पे, चाहे यूई हो चाहे ई नोड भी हो, वो LCID से बता रहे हैं उसको हम लोग। LCID बताएगा कौन सा मैक कंट्रोल एलिमेंट किस पर्पस के लिए जा रहा है। पहला 2 बिट रिजर्व बिट्स है, मतलब इसका कोई यूज नहीं है, ठीक है, इसलिए इसको रिजर्व कर दिया गया है। तीसरा बिट एक्सटेंशन बिट है, बताना चाहता है कि नेक्स्ट डेटा प्रेजेंट है या नहीं है। और F मतलब फॉर्मेट बताएगा कि हमारा जो डेटा का जो साइज है कितने बिट का है, 127 बिट का है या 127 से ऊपर है उसका साइज, वो बताएगा। तो एक बार देखते हैं इसके बारे में। अब देखिए, अगर ये देखिएगा तो ये हमारा हेडर का डिजाइन है। पहला क्या है, RRELCID, मतलब क्या होता है RRELCID, इसका मतलब ये हो गया कि आपका सिर्फ मैक कंट्रोल एलिमेंट जा रहा है। अगर मान लो ई नोड बी को चाहे यूई को सिर्फ मैक कंट्रोल एलिमेंट भेजना है, सिर्फ और सिर्फ मैक कंट्रोल एलिमेंट भेजना है, तो क्या करेगा, सिर्फ ये भेज देगा, इसके अंदर कोई डेटा नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए, सबसे पहले उसने क्या किया, डिजाइन बनाया है मैक कंट्रोल एलिमेंट के लिए, ठीक है। फिर अगर कोई डेटा भेजना है तो RRELCID-FL, जो इससे पहले आपने देखा था ना, RRELCID-FL, F बोले तो बताएगा लेंथ, बताएगा डेटा का साइज, तो ये हो गया आपका FL। दूसरा भी RRELCID-FL, तीसरा भी आपका है RRELCID-FL, सारा आपका वही चीजें हैं, ठीक है। लास्ट में कुछ बच गया तो पैडिंग भी ऐड कर देगा। तो देखिए, अगर सिर्फ मैक कंट्रोल एलिमेंट जा रहा है तो मैक कंट्रोल एलिमेंट 1, मैक कंट्रोल एलिमेंट 2, डेटा कोई जाना चाह रहा है तो डेटा चला जाएगा। अगर कोई और मैक कंट्रोल एलिमेंट जा रहा है, सॉरी डेटा जा रहा है, तो मैक एचडीयू कर देगा। इस तरीके से आपका डेटा जा रहा है, ठीक है। तो देखिए अब ये कैसे काम करेगा वो भी मैं बता देता हूं आपको। मैक PDU सब हेडर हैव द सेम ऑर्डर एज द corresponding मैक HDU। मैक PDU और HDU का हेडर यहाँ पे सेम होगा। किस केस में, आपका जब RRELCID जाएगा तो। मैक कंट्रोल एलिमेंट्स आर यूज फॉर मैक लेयर कंट्रोल सिग्नलिंग बिटवीन ई नोड बी एंड यूई। हम लोग मैक कंट्रोल एलिमेंट क्यों यूज कर रहे हैं, एक तरीके से देखा जाए तो मैक कंट्रोल एलिमेंट क्या है, सिग्नलिंग इंफॉर्मेशन है, जो कि अगर हम लोग मैक लेयर भेजता है तो क्या है, बहुत ही फास्ट एक तरीके से मतलब कि कम्युनिकेशन के लिए बनाया गया है। अगर यूई और ई नोड बी के बीच में अगर कम्युनिकेशन फास्ट बनाना है, वो भी सिग्नलिंग का, तो क्या करेगा वो लोग, मैक कंट्रोल एलिमेंट को यूज करेगा। इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है, इट इज अ वेरी फास्ट वे ऑफ सिग्नलिंग कम्युनिकेशन बिटवीन द यूई एंड द ई नोड बी। मैक कंट्रोल एलिमेंट एंड द पैडिंग, ठीक है। मैक कंट्रोल एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्लेस्ड बिफोर एनी मैक HDU। तो हमेशा पहले हम लोग मैक कंट्रोल एलिमेंट को डालेंगे, उसके बाद कोई मैक HDU जाएगा हमारा। पैडिंग occurs at the end of the मैक PDU except when a single byte or 2 byte पैडिंग इज रिक्वायर्ड, ठीक है। सिंगल बाइट अगर 2 बाइट्स का पैडिंग रिक्वायरमेंट होगा
तो ही पैडिंग को यूज करेगा, वरना पैडिंग नहीं यूज होगा। अब पैडिंग कैन हैव एनी वैल्यू। एनी वैल्यू का मतलब क्या हुआ, या तो 0 या तो 1, इन दोनों में से आप कोई भी वैल्यू को यूज कर सकते हो आप। एक बार देख लेते हैं कौन कौन से हमारे मैक कंट्रोल एलिमेंट है इसमें। तो ये आपका हो गया मैक कंट्रोल एलिमेंट किसका, डाउनलिंक का, और ये हो गया आपका मैक कंट्रोल एलिमेंट अपलिंक का। तो देखिए अगर कोई भी डेटा आता है, हमने क्या देखा अभी, हमने देखा कि डेटा भी जा रहा है और साथ साथ में मैक कंट्रोल एलिमेंट भी जा रहा है। तो कोई भी डेटा अगर हमारा, जैसे सिग्नलिंग मैसेज है, कॉमन कंट्रोल चैनल पे कौन कौन से आते हैं मैसेज बताइए। डेटा तो नहीं आता है, क्यों, क्योंकि हमने देखा था कॉमन कंट्रोल चैनल बिफोर आरआरसी कनेक्शन एस्टैब्लिश होता है। बिफोर आरआरसी कनेक्शन हुआ ही नहीं तो डेटा तो फ्लो होगा ही नहीं, तो भूल जाइए। तो फिर जाता क्या है इसके ऊपर, SID का मैसेज आता है सिस्टम में। SIB हेलो, टिक तो नहीं जाएगा इसके ऊपर, नहीं, बोलिए। और चैनल मैपिंग बताया था ना मैंने आपको, आरआरसी कनेक्शन सेटअप मैसेज, ये डाउनलिंक का है ना जी। डाउनलिंक में क्या जाता है, आरआरसी कनेक्शन सेटअप मैसेज जाएगा आपका, ठीक है। तो किस पर जाएगा वो, 5 बिट का LCID हमारा है 0 0 0 0 0, ठीक है। तो कॉमन कंट्रोल चैनल, यही टेस्टिंग करना होगा आपको। मैं आपको टेस्ट केस दिखाऊंगा। अगर कॉमन कंट्रोल चैनल का इंफॉर्मेशन 0 पे नहीं आ रहा है, 500 बिट LCID 0 0 पे नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब कि आपका टेस्ट केस फेल हो जाएगा। टेस्टिंग करना होगा आपको, ऐसा ही टेस्टिंग मिलेगा आपको। टेस्ट केस मैं आपको दिखाऊंगा मैक लेयर का कैसे टेस्टिंग करते हैं, तो सारा चीज़ बताऊंगा। वहाँ पे देखना कि हमारा अगर आरआरसी कनेक्शन सेटअप 0 0 0 पर नहीं आएगा, मतलब कि कॉमन कंट्रोल चैनल पर नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब वो टेस्ट केस फेल हो जाएगा। तो कॉमन कंट्रोल चैनल हमेशा 0 0 पे आता है। दूसरा देखिए, 1 से लेकर 10 तक अगर इसको कन्वर्ट करोगे बाइनरी से डेसिमल में, अब थोड़ा बाइनरी से डेसिमल आपको थोड़ा स्ट्रांग बनाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि पूरा जो आरएलसी लेयर है ना, आरएलसी जो पूरा मैं डिजाइन बताऊंगा पूरा वही है, कन्वर्जन है, बाइनरी से डेसिमल पूरा है और कुछ नहीं उसके अंदर। तो अगर किसी का कमजोर है बाइनरी से डेसिमल, तो थोड़ा रिवीजन कर लेना, आपको यूट्यूब पे वीडियो बहुत सारे मिल जाएंगे। नहीं तो मैं तो बता ही दूंगा, वैसे अगर किसी को दिक्कत होगा तो पूछ लेना मेरे से, लेकिन चुप मत होना। तो 1 से लेकर 10 तक, ठीक है, कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेकर 10 तक क्या बोल रहा है, आइडेंटिटी ऑफ द लॉजिकल चैनल। मतलब हमारे पास 2 लॉजिकल चैनल और हैं, जिसका नाम क्या है, DCCH, जो कि आपका 1 है और 2 है, ठीक है, 1 है और 2 है। DTCH आपका 3 से लेकर 10 तक है। आपका 3 से लेकर 10 तक आपका क्या, जो भी अगर आपका ट्रैफिक वाला डेटा आएगा अदर देन 2 से लेकर 10 के बीच में आ रहा है, तो समझिए कि आपका DTCH का डेटा आ रहा है। अगर 1 या 2 पे आएगा तो सिग्नलिंग का मैसेज होगा। इसका मतलब क्या हुआ, ये कंट्रोल प्लेन डेटा को कैरी करेगा और ये आपका यूजर प्लेन डेटा को कैरी करेगा। और इसका भी टेस्टिंग हम लोग करते हैं, चेक करेंगे कंट्रोल प्लेन डेटा हमारा 1 या 2 पे आ रहा कि नहीं आ रहा। 1 का मतलब 0 0 0 0 1, 2 का मतलब 0 0 1 0, ठीक है, क्योंकि ये LCID कितने बिट का है, 5 बिट का है। LCID 5 बिट का है, तो चेक करेंगे कि सिग्नलिंग का जो मैसेज है 1 या 2 पे आता है या नहीं आता है, ठीक है। अभी मैं बताऊंगा नहीं ये 1 2 है क्या चीज़, इतना जान लीजिए कि सिग्नलिंग का मैसेज आता है 1 2। आपको आरआरसी लेयर पे मैं बताऊंगा SRB के बारे में। SRB 3 होता है, SRB 0 1 और 2। अगर देखा जाए तो 0 हमने यहाँ पे यूज किया था, ये भी सिग्नलिंग मैसेज को कैरी कर रहा है, और DCCH ये भी आपको सिग्नलिंग मैसेज को कैरी कर रहा है। ये SRB 1 हो गया, SRB 2 हो गया, ये आपका SRB 0 हो गया। SRB का मतलब
सिग्नलिंग रेडियो बियरर। और DTCH का मतलब क्या हुआ 3 से लेकर 10 तक? DRB मतलब डेटा रेडियो बियरर। तो कोई भी चीज अगर एक्सचेंज करना है तो बियरर को स्टैब्लिश करना पड़ेगा। हमने देखा था इंट्रोडक्शन क्लास में, रेडियो बियरर है ना, सिग्नलिंग रेडियो बियरर, डेटा रेडियो बियरर, ये सारा पहले बियरर को स्टैब्लिश करेगा। अब देखते हैं 11 से लेकर 27 तक अगर इसको कन्वर्ट करोगे आप ये नंबर को, तो ये 11 हो गया और ये 27 हो गया। रिजर्व है, मतलब इसका कोई यूज नहीं है। अच्छी बात है, रिजर्व हो गया तो अपने को याद भी नहीं रखना है ना। 28वां नंबर कह रहा है कि UECRI, CRI का मैसेज कब देखा था आपने? कंटेंशन रिजोल्यूशन आइडेंटिटी, CRI मैसेज इनोड भी भेजता है यूई को, कब आपने देखा है? कंटेंशन बताइए, रैच प्रोसीजर में देखा था आपने? रैच यस। RRC कनेक्शन रिक्वेस्ट मैसेज भेजने के बाद हमारा इनोड भी क्या भेजता है? एक्नॉलेजमेंट मैसेज। उस मैसेज का नाम क्या है? CRI। तो CRI क्या है? एक तरीके का मैक कंट्रोल एलिमेंट है। कौन भेजा था CRI? इनोड भी का मैक लेयर भेजा था, है ना। जब इनोड भी का मैक भेजा तो क्या है, वो भी तो एक मैक कंट्रोल एलिमेंट है। तो कितने नंबर पे आ रहा है ये? अगर CRI भेजना है इनोड बी को तो कैसे भेजेगा? 28 नंबर का भेजेगा। तो कैसे भेजेगा? इसका डिजाइन देख लो, RRTLCID, यही है ना जी। तो हमने क्या कर दिया, RR को 00 कर दिया। एक्सटेंशन बिट मान के चलता हूँ, मेरा लास्ट है डेटा, तो मैं इसको 0 कर देता हूँ। LCID कितना मेरा बता रहा है? 28 नंबर है। तो 28 नंबर कैसे आएगा बताइए? अगर मैं 1 2 4 8 16 32 में कर लेता हूँ मैं अपने तरीके से, तो 16 8 कितना होता है? 24। तो पहला मेरा 0 32 के लिए, 16 के लिए मेरा 16 के लिए 1 हो गया, 16 8 24। तो 24 के लिए फिर से मैंने 1 कर दिया और 4 4 कर दूंगा तो ये भी मेरा हो जाएगा, बाकी 0 0 कर दो, हो गया मेरा, है ना। मैंने क्या किया, डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया 28 को। तो ये हमारा इस तरीके से, ये 5 बिट का है ना, देखिए 4 2 6, 5 बिट का हो गया, सॉरी 6 बिट का हो गया क्या, 5 बिट का करना है ना। तो ये 0 नहीं रहेगा लास्ट में, ठीक है। ये लास्ट में 0 नहीं रहेगा, 5 बिट का है तो ये 3 2 5 हो जाएगा। टाइमिंग एडवांस, अगर